watching Glam Study Activities. So friends, आज के इस वीडियो में अपना चैप्टर नंबर 6 साइंस का कंटिन्यू करने वाले हैं. दैट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंज. सब्जेक्ट है साइंस एज यूजुअल. आपको बताया कंटिन्यू हम 4 वीडियो हम साइंस की ही बना रहे हैं और उसके बाद हमें क्लास 7 हम तो क्लास 7 का ही पढ़ रहे हैं. उसके बाद हम जब क्लास 7 का एनुअल ख़त्म हो जाएगा और फिर हमारा नेक्स्ट शुरू होगा जैसे ही हमारे कंटिन्यू मतलब एज यूजुअल होता है. ओके सो और एक और बात मैं आपको बताऊंगा. हाँ, एक और क्वेरी थी कि आप सब ये भी सोच रहे होंगे कि मैं कंटिन्यू 4 वीडियोस मैंने साइंस की बनाई हैं तो मैं बाकी सब्जेक्ट की वीडियो कब बनाऊंगा. तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपका कोर्स पूरा कवर करवा दूंगा. और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की किसी भी उसमें पहले वीडियो चाहिए हो, आपका टेस्ट हो या फिर कुछ भी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए. मैं आपको उसी से अगले डे आपको उस टॉपिक पर स्पेशल वीडियो रेडी मिलेगी और वो आपको मिलेगी. आपको एक मेरे चैनल पे सेशन एक प्लेलिस्ट दिखेगी कमेंटली डिमांडेड की, उस पे आपको मिल जाएगा. ओके सो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आते हैं अपने उस टॉपिक पर. तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो फ्रेंड्स, ये है वो टॉपिक जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था. दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. अगर आपने वो वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है, पार्ट 1 इसका, तो आप यहाँ पर आई बटन पर जाके उसको देख सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम आवर टॉपिक दैट इज एनाटोमेटिक रिएक्शन. The reaction in which energy in the form of heat is released is called enzymatic reactions. Means जिस reaction में जो energy है वो form of heat में produce होती है, release होती है, is known as automatic reaction. For example, this is examples. This is very small that these are the examples. That is Ca2 calcium water oxide, that is its full form. Ca2 plus hydroxide equals to, that full form is this in actual, and is equals to CaNOH2 plus heat, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट तो आपको पता ही है. ओके सो उसके बाद हम देखते हैं एंटोमेटिक. ये था हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन और अब ये हमारा है एंडोथर्मिक रिएक्शन. ओके आप दोबारा प्रोनाउंशिएट कर लीजिए क्योंकि थोड़ी प्रोनाउंसिएशंस में इनकी थोड़ी कंफ्यूजन भी रहती है. ओके these both first exothermic reactions and second endothermic reactions. Okay so उसके बाद है हमने उस वाले में पढ़ा था जिस रिएक्शन में हीट जो है एनर्जी जो है वो हीट के फॉर्म में क्या होती है, रिलीज होती है. और इसमें सेम है डेफिनेशन, बस एक वर्ड चेंज हुआ है, दैट इज एब्जॉर्ब्ड. मीन इसमें हीट रिलीज नहीं होती, हीट एब्जॉर्ब की जाती है. ओके इट्स कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन. Okay, it's called endothermic reaction. And for example, the example is in here. That is, for example, N2 का मतलब तो पता ही होगा आई थिंक, नाइट्रोजन, और नहीं पता होगा तो देख लिया. तो O2 मतलब ऑक्सीजन और हीट एब्जॉर्ब की जाती है. तो मतलब जो वो होता है वो है 2NO मतलब what is this, नाइट्रोक्साइड. ओके उसके बाद है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. केमिकल रिएक्शंस आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स. ओके केमिकल रिएक्शन का पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसमें क्या होता है, the chemical reaction in which 2 or more substances combine from a single product is known as combination reaction. Mean जिस reaction में
चीज़ें कंबाइन हो जाती हैं और इन विच द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन हो जाती है और सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, उसको हम बोलते हैं क्या, दिस कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, फॉर एग्जाम्पल भी गिवन है, दैट इज जो दैट इज फॉर एग्जाम्पल सी मतलब कार्बन और प्लस में होगा O2 मतलब ऑक्सीजन और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो ये एक एग्जाम्पल है। इसमें हमारा क्या फॉर्म होता, ये कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और हाँ, अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में ही बोलता हूँ। उसके बाद ये है सेकेंड, दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन in which one substance is decomposed into two or more simple substances called decomposition reaction। उसमें हमने देखा था कि एक सब्सटेंस बहुत सारे सब्सटेंस थे और उनसे क्या बन रहा था, सिर्फ और सिर्फ एक ही कंबाइंड हुआ एक सिंगल प्रोडक्ट। बट इसमें हमारा केस कुछ डिफरेंट है। इसमें हमारा एक है प्रोडक्ट और उससे हमारे अलग अलग कंबाइंड बिखर रहे हैं। ओके, उसमें कंबाइंड हो रहे थे, इसमें डीकम्पोजिशन मतलब अलग अलग हो रहे हैं, इज नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम आते हैं इनके एग्जांपल्स पर। सो अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स में यहाँ पर गिवन है, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल दिस टर्म दैट इज 2NaHCO3 मीन्स बेकिंग सोडा, और उसके बाद है ये Na2CO3 दैट इज सोडियम कार्बोनेट प्लस HO2 मतलब वाटर वेपर्स और ये CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो मतलब इस बेकिंग सोडा से ओनली ये जो बेकिंग सोडा है, इससे ये सब इस प्रोडक्ट से ये सारी चीजें बिखर रही हैं। ओके, मतलब इसमें रिएक्शन हो रहा है जिसमें ये सारी चीजें अलग अलग हो रही हैं। ओके, सो हियर our third, that is displacement reaction. In this reaction, what has happened? The chemical reaction in which a more reactive element displace a less reactive element। मतलब वो जो होता है रिप्लेस हो जाता है एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट से टू फॉर्म इट्स कंपाउंड। इट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। मतलब जिस रिएक्शन में हम दोबारा पढ़ते हैं, जिस रिएक्शन में केमिकल चेंज में इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, मतलब जो एलिमेंट मोर रिएक्टिव है वो रिप्लेस हो जाता है एलिमेंट से विच इज कंपाउंड, मतलब जो इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है। ओके, अब हम आ जाते हैं इसके एग्जाम्पल्स पर। हम यहाँ पे हमें इसके एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाएंगे। दैट इज फॉर एग्जाम्पल, सो एग्जाम्पल में हमें यहाँ पे गिवन है 2H प्लस Cu इक्वल्स टू दिस टर्म प्लस Ag सिल्वर लैंड कॉपर, और ये सब जो है ना हमारी टर्म्स है। ओके, कॉपर एंड दिस, ये सब हमारे वो है। मतलब इसमें क्या है कि जो ये टर्म है, इस वाली टर्म से ये सारी टर्म फॉर्म हो गया। आपको अंडरस्टैंड? मतलब आप देखो, इस वाली ये वाली टर्म से ये वाली टर्म्स फॉर्म हो रही है।
दिस इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब जिसमें रिप्लेस हो जाता है कम मतलब जो कम रिएक्ट करती है, लाइक डबल। अब अगला है हमारा फोर्थ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है, द केमिकल सॉरी ओके तो इसमें क्या होता है डबल रिएक्शन में, द केमिकल रिएक्शन इन विच सॉल्यूशन ऑफ टू कंपाउंड रिएक्ट बाय एक्सचेंजिंग, मतलब जिसमें दो कंपाउंड रिएक्ट होते हैं इस चीज से बाय एक्सचेंजिंग देयर रेडिएंट इज नोन एज, मतलब उनके क्या होने से, एक्सचेंज होने से रेडिएंट इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसका हमारे पास एग्जाम्पल भी है, द एग्जाम्पल इज हियर। द एग्जाम्पल्स आर, प्लीज वेट, मेरा ब्रश है। ओके सो एग्जाम्पल इज दिस, that for example here are this term that is BaCl2, that is barium chloride, and Na2SO4 that is sodium sulfide, and this term mean इससे ये वाली term form हो रही है। ओके इज इट ओके? अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट उस पे, चलो नेक्स्ट तो नहीं है, अब हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। मीन्स हमने फिजिकल और केमिकल चेंज तो पढ़ लिए, अब हम पढ़ते हैं उनके बीच में डिफरेंसेस क्या हैं। अब उन डिफरेंसेस को हम पढ़ते हैं, ये है फिजिकल चेंज, ये है केमिकल चेंज। अब हम दोनों के अलग अलग डिफरेंशिएट पढ़ेंगे और उनको बीच बीच में डिफरेंशिएट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा फर्स्ट है नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, मतलब कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। इसमें है वन और मोर न्यू सब्सटेंस फॉर्म, मतलब एक तो हो सकता है पर एक से ज़्यादा सब्सटेंस भी फॉर्म हो सकता है। उसके बाद इट्स अ टेम्परेरी चेंज, मतलब एक बार हो गया तो दोबारा भी हो सकता है। और इसमें है इट्स अ परमानेंट चेंज, मीन्स अगर ये एक बार हो गया तो दोबारा बदला नहीं जा सकता। ओके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है हमारा that it's reversible by simple physical activity methods, मतलब ये रिवर्स हो जाता है बहुत इजीली। और इसमें है इट इज़ अ जनरल इन्वर्सिबल चेंज, मतलब ये कभी भी ये इनविजिबल चेंज है, मतलब ये कभी भी वापस रिवर्स नहीं हो पाता। ये है ओनली द फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं सब्सटेंस की वो चेंज होती हैं। और इसमें है बोथ द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस चेंज, मतलब इसमें फिजिकल तो होती ही है, साथ साथ केमिकल चेंज भी, केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट भी है हमारा, दैट इज जनरल और नो ओवरऑल चेंज इन एनर्जी, मतलब एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता। और इसमें है चेंज इन एनर्जी टेक्स प्लेस एज अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब और गिवन आउट, मतलब इसमें हमें यहाँ पे बताया गया है कि एनर्जी टेक्स प्लेस, एनर्जी की चेंजमेंट होती है क्योंकि वेरी लार्ज अमाउंट में जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब की जाती है और बाहर भी वापस दी जाती है। ओके उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज रस्टिंग ऑफ आइस, रस्टिंग ऑफ आयरन। ओके और अगर आपको एनसीईआरटी बुक से पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, फिर मैं एनसीईआरटी बुक से पढ़ा दूंगा। ओके अभी तो मेरे पास नोट्स अवेलेबल थे तो मैंने सोचा नोट से ही पढ़ा दूँ, अवेलेबल नहीं मैंने खुद ही बनाए हैं वैसे तो। और अगर आपको ये नोट चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको कहीं कैसे भी करके सेंड कर दूँगा। ओके लाइक द ऑब्जेक्ट्स इन द कॉपर आयरन नेल्स, मतलब जो कीले वगैरह होती हैं, और द पाइप्स आयरन के पाइप्स, लोहे के पाइप्स होते हैं, आयरन गेट्स, आयरन रेलिंग्स, आयरन केप्ट इन द मॉइस्ट फॉर अ फ्यू डेज गेट कवर्ड ब्राउन पाउडर सब्सटेंस लेयर, ब्राउन पाउडर का हो जाता है और आप इसे हिंदी में जर बोलते हो। ओके इट्स कॉल्ड रस्ट, ये रस्ट कहलाता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आइस, दिस इज ये प्रोसेस जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आइस, मतलब जिस प्रोसेस से रस्टिंग ऑफ आइस फॉर्म होता है, मतलब किया जाता है। द टू कंडीशंस नेसेसरी फॉर रस्टिंग ऑफ आइस आर आयरन आर, बार बार आइसी क्यों बोल रहा हूँ उसको, आयरन। द टू कंडीशंस, मतलब दो कंडीशंस नेसेसरी होनी चाहिए रस्टिंग ऑफ
फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो जो कि है ही हमारे एटमॉस्फेयर में। और सेकंड थिंग दैट इज प्रेजेंस ऑफ वाटर और वाटर वेपर मोशन, मतलब वाटर का होना ज़रूरी है या फिर वाटर वेपर का होना ज़रूरी है। जाहिर सी बात है, अगर हमारे पास वाटर होगा तो वाटर वेपर भी होगा, मतलब अगर वाटर होगा तो ही तो उससे वाटर वेपर फॉर्म होगा, और अगर वाटर वेपर होगा तो वो वाटर जैसे ही काम करेगा, राइट। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज दिस इज प्रिवेंटिंग ऑफ रस्टिंग, मतलब हम रस्टिंग होने से कैसे रोक सकते हैं। अगर आप चाहो कि हमें रस्टिंग नहीं चाहिए अपने आयरन पे, तो हम कैसे उसे रोक सकते हैं, जिस मेथड से हम उसे मतलब अब ये कंट्रोल में हमारे भी है, हम उसे प्रिवेंट भी कर सकते हैं। ओके, सो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज कोटिंग ऑफ आयरन सरफेस और पेंट और ग्रीस, मतलब जो हमारी आयरन सरफेस है उसके ऊपर कोटिंग कर दी जाए किसी भी चीज़ की, पेंट की, या फिर उसके ऊपर ग्रीस लगा दिया जाए, ग्रीसिंग करवा दी जाए, या फिर जिंक की कोटिंग करवा दी जाए। सेकेंड पॉइंट है कोटिंग आयरन विद मेटल्स लाइक व्हाट इज दिस गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसपे जिससे क्या होता है कि हमारे जो मेटल्स हैं उनके ऊपर एक कोटिंग की जाती है मेटल्स की, अदर मेटल्स की, जैसे स्टेनलेस स्टील हो गया और ऐसे ही कुछ, उनमें वो तो होता ही है पर वो भी होता है। उसके बाद है बाय कन्वर्टिंग आयरन इनटू स्टेनलेस स्टील और अलॉइंग, मतलब मेटल को इसमें ही कन्वर्ट कर दिया जाए स्टेनलेस स्टील में। ओके, उसके बाद है हमारा गैल्वेनाइजेशन, जो कि हमने ऊपर पढ़ा था, अब हम इसकी डेफिनेशन भी पढ़ ही लेते हैं। Galvanization, the process of depositing thin layer of a coating or in the link metal objects is called galvanization। जैसे कि मैंने आपको बताया था, गैल्वेनाइजेशन एक तरह का मेथड होता है जिसकी मदद से हमने आयरन के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर क्या करते हैं, परत लगा देते हैं, एक तरह से लेयर बिछा देते हैं लिंक मेटल्स की थिन लेयर। ओके, उसके बाद है हमारे पास टॉपिक दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन मैंने पढ़ा तो था पर मैं भूल गया, चलो इसे भी रिवाइज कर लेते हैं। क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर सॉलिड क्रिस्टल्स फ्रॉम डिफाइंड जियोमेट्रिक शेप्स, मतलब क्रिस्टलाइजेशन मुझे याद आ गया है, दैट इज, सॉरी फ्रेंड्स एक कॉल आ रहा है, प्लीज मुझे इसको अटेंड करने दीजिए, मैं उसके बाद आपसे बात करता हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन का मीनिंग वही है कि मतलब जब हम शुगर की जो मतलब शुगर थोड़ा सॉलिड फॉर्म में होता है, जब हम उसको एक तरह से क्रिस्टल की फॉर्म में जब हम उसको जमाते हैं, हम तो नहीं मतलब जो भी जमाता होगा उस प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज crystallize. What is it's crystals. Okay, so crystals are the plastic solids from the form of a substance with definite geometrical shapes. Means वही मतलब एक substance होता है जिसमें geometrical shape होती है, definite. Okay, it's a definite geometrical shape. So friends, our chapter is completed, and if you want the notes of the chapter you can ask in comment box for that, and you can give me any of your number or an email address so I can give you and provide you, or I can show this and you can take the screenshots of it. Okay, so I will do anything that if you ask. So friends, chapter is completed, so bye bye। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। Stay home, stay safe. Thanks for watching.